डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण कुमार, संचालक दीक्षा एकेडमी एंड जुपिटर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक पार्ट को। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए थे। उसमें फार्मूले भी आ गए थे। फार्मूला जो आया था वो सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। फार्मूले के आधार पर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है R इक्वल टू रो L बाई ए। ये है फार्मूला, है ना। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता, एरिया पे कैसा डिपेंड करता है, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे किस तरीके से डिपेंड करता है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। टाइप्स के फॉर्म में डिस्कशन था। आज हम लोग उसी डिस्कशन को और भी एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने में हम लोग ले आते हैं कि किसी वायर को स्ट्रेच यदि किया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग इट। यानी किसी वायर को खींचने पे उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है। तो मान लिया जाए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, जिसका लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसको स्ट्रेच कर दिए। ये है हमारा इनिशियल कंडीशन। इनिशियल ऐसा है, इसको स्ट्रेच किया मतलब खींचा गया। तो फाइनल कंडीशन में डेफिनेटली हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेंथ इसका ज्यादा होगा। तो फाइनल कंडीशन का हमने डायग्राम बना लिया। लेंथ ज्यादा है ना। बात करते हैं एरिया का। खींचने से लेंथ ज्यादा हुआ, एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। क्या लगता है, एरिया उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? पहले ज्यादा एरिया था, अब जो एरिया है वो कैसा होगा, कम हो जाएगा या उतना ही रहेगा, इसका डिस्कशन है। सिंपल कोई रबड़ ही ले लो। रबड़ को जब खींचते हैं हम लोग तो देखते हैं पतला होने लगता है। मतलब यहाँ पे भी कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हमने कह दिया L डैश, और एरिया क्या हो गया A डैश। लेंथ इज L डैश एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A डैश। अब बात करते हैं कि कितना होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले एजम्पशन लेंगे। क्या एजम्पशन लिया? यही एजम्पशन लेंगे कि जो लेंथ है L डैश वो किसके इक्वल है, NL। NL कहने का मतलब, देखो ये क्वेश्चन भी है, थ्योरेटिकल भी है। तो स्ट्रेच करने पे कैसा इफेक्ट आएगा उसका, तो कितना स्ट्रेच किए ये हमें खुद से एज्यूम कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह जब आते हैं तो लिखा रहता है। तो NL इसका मतलब स्ट्रेचेज टू N टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। सही है, लेंथ जितना है उसके N टाइम्स तक स्ट्रेच कर रहे। ये हो गया L डैश। A के बारे में नहीं दे रखा, A पता करना होगा, लेकिन पक्का बदल रहा। एक और टर्म है रेजिस्टेंस में, कौन सा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो यहाँ का रो और यहाँ का कह दिए रो डैश। अलग अलग कह दिए, है कि नहीं? जो चाहो वो कर सकते। लेकिन सोचो, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे। अब बताओ, यदि कोई
आयरन का, लोहे का वायर है, उसको खींचा, फोर्स लगा के, बहुत ज्यादा फोर्स हम लोग नहीं खींच सकते मशीन वगैरह के हेल्प से, यदि उसको खींचे तो आयरन से वो कोई दूसरा मटेरियल बन सकता है क्या? क्या वो कॉपर बन सकता है? स्टील बन सकता है क्या? गोल्ड बन सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ना। आयरन को खींचो या कैसा भी करो, आयरन है, उसको मेल्ट करके दूसरे शेप में बना लिए तो भी आयरन ही रहेगा। सेम काम, इसको खींच के लाओ या इसको मेल्ट करके ऐसा बना दो, सेम चीज है, दोनों में कोई इफेक्ट, कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रो डैश जो है वो किसके इक्वल है? रो के इक्वल। मतलब स्ट्रेच करने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखने का। अब बात करते एरिया। एरिया कम तो हो रहा है, लेकिन कितना कम हो रहा है और कितना हुआ, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो इसके वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कंडीशन है इसका, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। अब स्ट्रेच करो आयरन को, कॉपर, कोई भी मटेरियल को, उसका वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम नहीं बदल सकता, खींचने से वॉल्यूम नहीं बदल। वॉल्यूम जो है डेंसिटी से रिलेटेड होता है और डेंसिटी मटेरियल का, सॉलिड का फिक्स्ड होता है कि नहीं? बदलेगा भी तो माइन्यूट, वेरी वेरी नेग्लिजिबल बदलता है। बहुत ज्यादा बदल दिए, जैसे डेंसिटी आधा हो गया, डबल हो गया, नॉट पॉसिबल। गैस के केस में हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी नहीं के बराबर बदलता है, या सिंपल वे में कहा जाए तो नहीं बदलता है। यदि डेंसिटी बदला तो मटेरियल ही बदल जाएगा। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डेंसिटी उसके एटम के स्ट्रक्चर के आधार पे डिसाइड होता है। इसीलिए हम लोग सिंपल वे में कहेंगे डेंसिटी नहीं बदला। अब मास जितना था उतना ही रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं 5 kg वायर, आयरन के वायर को स्ट्रेच करके 10 kg बना लो, तब तो आयरन एक्स्ट्रा आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये है वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब, इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते। अब बात करते हैं इनिशियल वॉल्यूम इसका। ये वायर है, एक तरह से सिलेंडर के जैसा ही हुआ, तो क्या लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम, लेंथ इनटू एरिया होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच या एल पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू एल। फाइनल में क्या है, एल डैश ए डैश। एल डैश का वैल्यू कितना लिखेंगे, एन एल है ना, लिख सकते, क्योंकि इधर देखो एन एल, तो एल कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू एन ए डैश, या फिर हम लोग कह सकते ए डैश इक्वल टू ए बाई एन। मतलब एरिया जो है 1/n टाइम्स हो जाएगा, लेंथ यदि n टाइम्स करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब, लेंथ को यदि डबल करो तो एरिया आधा, लेंथ को 4 गुना करो तो एरिया 1/4, ऐसा बदलते जाएगा, है ना, सिंपल। मतलब जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतने ही टाइम्स में एरिया कम होगा, ताकि वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रह सके। तो ये वो क्या, अभी कैलकुलेशन नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग सिर्फ लेंथ और एरिया कैसे बदलता है उसके बारे में डिस्कस किए हैं। अब आगे इसके आगे डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कस किए एल डैश इज इक्वल टू एन एल, मतलब n टाइम्स, लेंथ जो है कितना टाइम्स हो गया, n टाइम्स। ए डैश इज इक्वल टू कितना, a बाई एन। a बाई एन कहने का मतलब 1/n टाइम्स, है ना, सही, 1/n। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। लास्ट लेक्चर में जैसा हम लोग टाइम्स के आधार पे सॉल्व किए थे, उसी के आधार पे सॉल्व करेंगे। देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो जाता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी बदला क्या, नहीं बदला, स्ट्रेचिंग से नहीं बदलता है, सो प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एल और ए के प्रोपोर्शनल में आ गया, है ना, सही है। अब क्या करेंगे, इसको फाइनल लिखेंगे।
फाइनल को डैश से इंडिकेट की। फाइनल जब लिखना हो तो प्रपोर्शनल की जगह क्या लिखेंगे, इक्वल टू का साइन, है ना, ऐसा इक्वल टू का साइन हो गया। लेंथ के बारे में बताओ, लेंथ कैसा हो गया, n टाइम्स हो गया, सो लेंथ बिकम्स n टाइम्स, n लिखेंगे ना, टाइम्स जो है सिर्फ वही लिखते हैं। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो पिछला लेक्चर आराम से देखो, सब क्लियर हो जाएगा कि टाइम्स में ही क्यों लिखते हैं, उसमें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है? फिर हम लोग आते एरिया, एरिया कितना टाइम्स हो गया, 1/n, तो यहाँ लिखेंगे 1/n और ये हो गया टाइम्स, n ऊपर जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू कितना, n² टाइम्स, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस जो है n² टाइम्स हो जाएगा, यानी कि r' इज इक्वल टू n²r। पहले जितना रेजिस्टेंस रहा हो उसका n² टाइम्स होगा, सीधे n टाइम्स नहीं होगा। जैसे सवाल यदि कहे कोई वायर है उसको खींच के डबल लेंथ कर दिए, डबल लेंथ करने का मतलब 2 टाइम्स, तो ध्यान में क्या आता है, ये फार्मूला सवाल में कहा कि लेंथ को डबल किए, लेकिन ये लिखा रहेगा बाय स्ट्रेचिंग, है, तो जब ये बाय स्ट्रेचिंग लिखा रहेगा या और क्या लिखा रहेगा, रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग करने का मतलब उसको पूरा मेल्ट करना फिर नया वायर बनाना, तो उन दोनों कंडीशन का सिमिलर इफेक्ट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो यदि सवाल में कहा कि लेंथ को डबल कर दिए मतलब 2 टाइम्स, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में लेंथ दे रखा है तो चलो लेंथ की जगह वैल्यू रख दो, लेंथ की जगह 2 रख दिए, एरिया को बदल नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम लोग प्री एज्यूम कर लेते हैं कि एरिया नहीं बदल रहा, तो लेंथ की जगह 2 रखे तो r के बारे में कितना कहेंगे, 2 टाइम्स, है ना, ये हो गया गलत। सवाल में कहा ड्यू टू स्ट्रेचिंग, तो जब स्ट्रेचिंग का कंडीशन है तो उसमें इंटेंशनली क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि एरिया भी बदल रहा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। मतलब जो स्ट्रेचिंग वर्ड है ये है हिडन पार्ट, ये हिडन पार्ट है। इसमें क्या हिडन है, इसमें हिडन है कि एरिया बदल रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है एरिया का वो इसमें हिडन है, किसमें, स्ट्रेचिंग वाले कंडीशन में। तो जहां स्ट्रेचिंग है मतलब एरिया भी बदलेगा, सवाल में नहीं लिखा है, खुद से पता करना पड़ता है, तो उससे एरिया भी बदल रहा और ये आया n² टाइम। सिंपल सा समझो, यदि लेंथ डबल किए तो रेजिस्टेंस 4 गुना, लेंथ को ट्रिपल किए 3 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स, और लेंथ को 10 गुना बढ़ा दिए खींच के 10 गुना, तो रेजिस्टेंस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब कितना टाइम्स, 100 टाइम्स। जितना पहले रेजिस्टेंस था उसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये है कंडीशन फाइनल रेजिस्टेंस का। तो हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में जैसे डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे आ गया, और टाइम्स के आधार पे इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो ये एक तरह से फार्मूला है, कभी भी रीमॉडलिंग या स्ट्रेचिंग का सवाल हो तो डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी जो डिस्कशन था वो कंसेप्ट का। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन छिपा हुआ होता है, हिडन होता है, लिखता नहीं है, उसमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। वही चीज यहाँ पे है, स्ट्रेचिंग जो लिखा हुआ है इससे हमें ये पता चला कि एरिया बदल रहा है। एरिया के बारे में कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन में, लेकिन हमें पता चला कि एरिया क्या हो रहा, बदल रहा। ये है कंडीशन, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन का। इसको नोट कर लिए, चलो आगे डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा, फाइंड फाइनल रेजिस्टेंस इफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय, फाइनल रेजिस्टेंस पता करना है, वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 3 टाइम्स एंड इनिशियल, ये RI मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम। ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब उसी का पार्ट है, 5 टाइम्स स्ट्रेच किए और इनिशियल 5 ओम है। तो अब स्ट्रेचिंग का तो हमें फॉर्मूला मालूम है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे,
आर फाइनल इक्वल टू एन स्क्वायर आर इनिशियल, ये हो गया फॉर्मूला। फर्स्ट केस में आ जाओ। फर्स्ट केस में आर फाइनल कितना, एन का वैल्यू कितना है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लो 3 का स्क्वायर और कितना है इनिशियल 10, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, आराम से बता सकते हैं ना 90 ओम, करेक्ट है। सेकेंड में आ जाओ, आर फाइनल इक्वल टू कितना है 5 टाइम्स, मतलब एन का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना 5 का 25 इंटू 5 कितना 125 ओम। बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहता, एक बार कंसेप्ट मालूम हो जाए तो फिर कैलकुलेशन चुटकी में सॉल्व होना शुरू हो जाता है। नोट कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसको स्ट्रेच किए सच दैट रेडियस बिकम्स हाफ, फाइंड फाइनल रेजिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन बदल गया, हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़े हैं ये सवाल उसको बदल के दिया है। डायरेक्ट वैसा है वही चीज, स्ट्रेच की वही चीज है, लेकिन हम लोग को मिलना क्या चाहिए कि लेंथ कितना टाइम्स हुआ, वो नहीं दिया। क्या दिया इसने, कहा रेडियस बिकम्स हाफ, बदल के दिया है। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करवाने का बेसिक मीनिंग क्या है कि हम लोग जो चीज थ्योरेटिकल पार्ट में स्टडी करते हैं, जब उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो जिस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े या जिसके एग्जाम्पल्स पढ़े, क्वेश्चन बदल के आ जाता है, लैंग्वेज बदला रहता, समझ में नहीं आता क्या करें, लेकिन है वही चीज एग्जैक्टली। कैसे करना, तो देखो जो दे रखा है वहीं पे फोकस करते हैं। क्या कहा है, रेडियस फाइनल इज हाफ ऑफ द रेडियस इनिशियल, करेक्ट। रेडियस कितना टाइम्स हुआ, हाफ। अब ये सोचो, रेडियस से एरिया पता कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, तो हम लोग एरिया पता करेंगे। वायर है, एरिया का फार्मूला होता पाई आर स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हम लोग सिर्फ टाइम्स में ही सॉल्व करेंगे, सबसे फास्ट कैलकुलेशन होता है। एरिया फाइनल इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू आर, यहाँ क्या लिखेंगे टाइम्स, कितना टाइम्स है हाफ, हाफ का स्क्वायर यहाँ लगा दिए टाइम्स, इसका मतलब कितना हो गया 1/4 ए इनिशियल, मतलब एरिया कितना टाइम्स हो गया 1/4। अब देखो थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाओ, लेंथ को यदि n टाइम्स खींचते हैं n, तो एरिया 1/n होता है, मतलब लेंथ को डबल किए तो एरिया हाफ, लेंथ को ट्रिपल किए 3 टाइम्स तो एरिया 1/3, लेंथ को 4 गुना किए तो एरिया 1/4, वही है ना। इसका मतलब हो गया, हम लोग को मालूम है ए एफ इक्वल टू ए इनिशियल बाय एन, ये मालूम, डिस्कस किए। स्ट्रेच करना हो n टाइम्स तो यही कंडीशन है। इससे कंपेयर करें, यहाँ पे इसको फर्स्ट लिख दिए, इसको सेकंड, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, n इक्वल टू कितना होगा 4, n का वैल्यू 4 हो गया, करेक्ट है ना। तो n का वैल्यू 4 हो गया। अब पता करेंगे रेजिस्टेंस, यही n पता करना था। यदि क्वेश्चन में कह देता कि स्ट्रेच सच दैट लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, ये हो गया। नहीं दिया है, रेडियस दिया है, तो ये देखो इतना कैलकुलेट करना पड़ा, लेकिन कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा आया, और बाकी इसके आगे का तो कैलकुलेशन मालूम है सभी लोगों को। क्या लिखेंगे, आर फाइनल इक्वल टू एन स्क्वायर आर इनिशियल, सिंपल है। एन का वैल्यू रख दो कितना 4, सो इट इज 4 का स्क्वायर एंड इनिशियल कितना है 100, सो आर फाइनल इज इक्वल टू 1600। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। मतलब अब हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, परसेंटेज से रिलेटेड कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन कैसा, परसेंटेज के पार्ट का। फिजिक्स में
केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हर जगह परसेंटेज से रिलेटेड कैलकुलेशंस रहते ही हैं। हम लोग उसी कैलकुलेशन के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। कैलकुलेशन से रिलेटेड डिस्कशन का देखें तो जैसे पहले कह रखा लेंथ के बारे में, कैसा कह रखा, इज इंक्रीज्ड बाय 50%। मतलब यहां हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू कितना, 50%। ऐसा दिस इज 50%। अब 50% का मतलब कितना है तो उसको समझ लो। परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदलना हो तो सिंपल वे में क्या करते हम लोग, 100 से डिवाइड कर देते। इसका मतलब ये हो गया हाफ टाइम्स, है कि परसेंटेज से रिलेटेड कैलकुलेशंस में मालूम होगा इनिशियल को 100 एज्यूम करते हैं तो परसेंटेज जो है वो फाइनल बताता है। फाइनल मतलब चेंज बताता है, अभी चेंज में है तो चेंज बताएगा। कहना 50% इंक्रीज कर दिए, मतलब यदि इनिशियल 100 है तो इंक्रीज 50 किए, तो 100 के रिस्पेक्ट में 50 कैसा है, हाफ ही है, 1/2। तो ये हो गया हाफ टाइम। सिंपल फ्रैक्शन पर भी चुके होगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज पता करना हो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से डिवाइड, सिंपल कैलकुलेशन। तो डेल्टा एल हो गया हाफ टाइम्स के बराबर। हम लोग लिखेंगे एल फाइनल। अब जब फ्रैक्शन में लिखते हैं, देखो जब परसेंटेज में लिखते हैं तो इनिशियल को 100 मानते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इनिशियल को 1 मानते हैं। तो फाइनल लिखना हो तो इनिशियल प्लस चेंज कितना है, हाफ, और ये किस में होगा, टाइम्स में, क्योंकि कैलकुलेशन हमें टाइम्स में ही करना है। मतलब कितना हो गया ये, 3/2 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स। अब एग्जाम्पल के आधार पे समझो, मान लो 100 है लेंथ, अब 50 बढ़ा दिए तो हो कितना गया, 150। 50 इंक्रीज 100 प्लस 50, 150 टोटल हुआ 150। तो 100 से यदि 150 जा रहे तो 100 से 150 मतलब कितना टाइम्स, 1.5 टाइम्स, वही 1.5 टाइम्स है यहाँ पे। तो ये है लेंथ फाइनल का कंडीशन। अब देखो इस क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग वर्ड लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है, या उसके आधार पे कुछ कहा है क्या, रीमॉडलिंग, वापस मेल्ट वगैरह करके नया बनाए, कुछ भी नहीं। मतलब लेंथ को इंक्रीज किए, इसका सिंपल सा मतलब एक्स्ट्रा लगा के इंक्रीज किए, खुद से प्री एज्यूम नहीं करने का कि ये स्ट्रेचिंग है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए एरिया जो है कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे लिख दिए एरिया कांस्टेंट, मतलब एरिया नहीं बदल रहा। तो बदला कौन से, लेंथ। अब जब लेंथ बदला तो उसी के आधार पे हम लोग को रेजिस्टेंस पता करना होगा। देखो कैसे पता करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, R इक्वल टू कितना है, रो L बाई ए। रो वही है, एरिया भी वही है, तो प्रोपोर्शनल में कौन मिला, सिर्फ लेंथ अकेला, है ना। अब लेंथ अकेला मिला तो R फाइनल लिखेंगे। लेंथ कितना टाइम्स आया था, अभी कैलकुलेट किए जस्ट प्रीवियस, कितना 1.5 टाइम्स। तो यहाँ L के जगह 1.5 लिखो, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया। ये फाइनल, जितना भी इनिशियल रहा हो फाइनल 1.5 टाइम्स। चेंज कितना हुआ, तो जब टाइम्स में हो तो इनिशियल कितना होता है, 1, है कि नहीं। जैसे मान लो किसी के बारे में कह दिए कि कोई सिस्टम है, या जैसे किसी स्टूडेंट का मार्क्स है वो 3 गुना हो गया, बराबर है, 3 गुना हो गया, मतलब पहले 1 था तो अभी 3, 3 गुना। यदि टाइम्स वर्ड हटा दे, टाइम्स हटा दे और सिंपल कहा जाए कि मार्क्स फाइनल 3 हो गया, तो इनिशियल कितना रहा होगा, 1। तो टाइम्स के लिए इनिशियल कितना लेते, 1। तो डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1.5 माइनस 1 कितना हो गया, 0.5 टाइम्स।
करेक्ट है। ये हुआ डेल्टा। देखो पिछला कैलकुलेशन था डेल्टा एल पता किए, उससे एल फाइनल पता करना हो तो डेल्टा एल से फाइनल चाहिए तो 1 ऐड किए, यहाँ फाइनल से डेल्टा आर चाहिए तो 1 घटा दिए। अब बारी है परसेंटेज का, तो परसेंटेज डेल्टा फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे पता करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। मतलब क्या लिखेंगे 0.5 इंटू 100 मतलब कितना 50%। यही है आंसर। परसेंटेज से रिलेटेड कैलकुलेशंस भी बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। करेक्ट है, नोट कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, ये नया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन परसेंटेज का ही है ना। पिछला भी परसेंटेज था, इस बार भी परसेंटेज का। क्या है, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, लेंथ को 200% बढ़ाए, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेज बाय 50%, एरिया को 50% कम किए, पतला। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, सब परसेंटेज में दे रखा है। कैसे पता करेंगे, तो रूल याद रखो, सबसे पहले परसेंटेज को किस में बदलना होगा, टाइम्स में, और टाइम्स में बदलने के बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, और उसको फिर बदलेंगे परसेंटेज में। मतलब थोड़ा पहले काम, थोड़ा बाद में, और बीच में टाइम्स का कैलकुलेशन है जो पहले कर रखे। तो पहले बदलते हैं टाइम्स में। जैसे आते हैं लेंथ के बारे में, लेंथ का दे रखा है कितना, परसेंटेज चेंज इन लेंथ 200%, इंक्रीज वर्ड है मतलब पॉजिटिव। फ्रैक्शन में लिखना हो तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 200/100 मतलब कितना 2 टाइम्स। तो डेल्टा एल जो हुआ वो 2 गुना हुआ, डबल। तो एल फाइनल कितना, जब भी डेल्टा एल है उससे फाइनल चाहिए तो 1 ऐड करेंगे, तो 1 + 2 = 3 टाइम्स है। अब किसी बार डेल्टा एल 5 आए तो 1 + 5 6 टाइम, किसी समय डेल्टा एल 0.1 आए तो 1 + 0.1 1.1, जितना भी आए उसमें 1 ऐड करो, फाइनल आ जाता, क्योंकि टाइम्स में इनिशियल का वैल्यू 1 होता है। एरिया का जो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना 50%, लेकिन दूसरा टर्म है डिक्रीज, कम हो रहा है, कम होने वाले टर्म में माइनस लगाया करते, ये हुआ माइनस का। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया -50%, तो डेल्टा ये कितना, ये माइनस घूमता रहेगा, हटा नहीं सकते, -0.5 टाइम्स। समझ रहे, ये नेगेटिव है, मतलब चेंज भी कैसा हुआ, नेगेटिव। तो ए फाइनल कितना लिखेंगे, ए फाइनल क्या करते हैं, इधर भी देखो 1 + दिस 1, तो 1 + दिस 1 मतलब माइनस, जो है वही माइनस है तो माइनस लगा के, दोनों का कैलकुलेशन कितना बताएगा 0.5 टाइम्स। ये हो गया एरिया का। करेक्ट है। तो जितने भी परसेंटेज टर्म है उसको किस में बदलना है, टाइम्स में बदल दिए। लेंथ परसेंटेज में था, फाइनल लेंथ टाइम्स में आ गया। एरिया परसेंटेज में था, फाइनल एरिया टाइम्स में आ गया। अब कैलकुलेशन पता क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन R = ρL/A, रो वही है तो प्रोपोर्शनल L/A। इस बार L भी बदल रहा है और A भी बदल रहा है, दोनों बदल रहा है। तो कैसे लिखेंगे, देखो R फाइनल = लेंथ कितना टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स। तो लेंथ के जगह सिंपली क्या लिखेंगे 3, ओनली 3, ज्यादा कुछ नहीं। एरिया कितना टाइम्स हुआ 0.5, तो एरिया की जगह क्या लिखेंगे 0.5 और इधर लगा दिए टाइम्स, मतलब कितना हो गया 6 टाइम्स। ये हो गया फाइनल रेजिस्टेंस। मतलब इनिशियल 100 है तो फाइनल 600 हुआ ना। इनिशियल 10 है तो फाइनल 60, और इनिशियल 1 है तो फाइनल 6। करेक्ट है। यानी टाइम्स के लिए इनिशियल कितना हुआ 1। ऐसा सोच भी सकते हैं, टाइम्स हटा दो तो इनिशियल 1 तो फाइनल 6 आ गया। तो टाइम्स में हो तो इनिशियल 1। हमें पता करना है अब परसेंटेज, तो टाइम्स से पहले पता करो चेंज।
चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस 1 कितना हो गया टाइम्स में, मतलब कितना 5 टाइम्स। और टाइम्स को परसेंटेज बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल, परसेंटेज चेंज 5 into 100 इज इक्वल टू 500%, हो गया आंसर, है ना सिंपल। क्या करना है, मेथड याद रखना है सिर्फ, परसेंटेज से टाइम्स, उससे फाइनल का टाइम्स, फिर परसेंटेज से टाइम्स, उससे फाइनल का टाइम्स, फिर कैलकुलेशन जो टाइम्स है उसी के आधार पे, फिर जो कैलकुलेशन आया उससे चेंज टाइम्स में आया, और उससे फिर परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, टाइम्स में हो तो 100 से डिवाइड, परसेंटेज हो तो 100 से डिवाइड करो टाइम्स आएगा, टाइम्स में आए तो 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज आएगा, है ना सिंपल कैलकुलेशन। इसको ध्यान से समझो, एक दो बार पढ़ो, वैल्यूज वगैरह बदल के सॉल्व कर सकते, आंसर एकदम सिंपल तरीके से आएगा, ठीक है। आगे और भी कैलकुलेशन के अलग अलग मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर्स वगैरह से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में, ओके।